अध्याय 1 के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है शक्ति संसाधन। यानी हम ऐसे शक्ति की बात करें जिससे पावर मिलता हो, यानी हम बिजली की बात कर रहे हैं। पिक्चर से क्लियर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल ऊर्जा है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गुड। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन तीन उदाहरण लिखिए। देखो, नाम से क्लियर है, पारंपरिक यानी परंपरा की बात हो रही है, गैर पारंपरिक यानी परंपरा से हट करके आधुनिक। यही दोनों में बेसिक अंतर है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ये लंबे समय से, परंपरा का मतलब है जब से पृथ्वी चलती आ रही है, जब से मानव समाज का विकास हुआ तब से लाए जा रहे हैं। जैसे कोयला औद्योगिकरण हुआ है तब से बिजली बनाया जा रहा है, पेट्रोलियम और जल विद्युत, ये सब क्या है? पारंपरिक है। कोयला तापीय शक्ति स्रोत, कोयला को जला करके बिजली बनाई जा रही है। पेट्रोलियम वाहनों और उद्योगों के लिए, इसको जला करके बिजली बनाई जा रही है या पावर को निकाला जा रहा है। जल विद्युत और बांध बना करके टरबाइन चला करके विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ये क्या हो गया? पारंपरिक। गैर पारंपरिक पवन ऊर्जा नया है, बड़ी बड़ी ब्लेडें होती है, फिर जब हवा तेज चलती है तो टरबाइन फिर घूमता है तो उससे बिजली बनती है। सौर ऊर्जा अभी बहुत ज्यादा उपयोग में आ रहा है, छत पर रूफटॉप सोलर स्कीम लगाया जा रहा है तो सूर्य की किरणों से। और भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के माध्यम से। तो ये तीनों क्या हो गया? गैर पारंपरिक हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। गुड। दूसरा जो हमारे पास है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। कोयला कहाँ मिला है? गोंडवाना समूह में। कहता है उस क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखो, ये जो गोंडवाना समूह है, यहाँ कोयला का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये है कहाँ पे? तो मुख्यतः मध्य भारत के तलछटी क्षेत्रों में स्थित है। जो मध्य भारत है, जहाँ पे मध्य प्रदेश है, बीच में है, वहां पर ये है। तो देखते हैं क्षेत्र क्या है। इसको जनरली हम लोग 4 क्षेत्रों में बांटे हैं: दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र और वर्धा गोदावरी क्षेत्र। दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर ये है झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, स्थित है। बेस्ट जगह है झरिया, जिसके नीचे ये जो झरिया शहर है ना, इसके नीचे में आग लगा हुआ है। सोन घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित यह क्षेत्र गोंडवाना कालीन कोयले का भंडार है। सोन नदी वहीं से निकलती है और पटना में आके गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी घाटी क्षेत्र ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, यहाँ भी उच्च गुणवत्ता का कोयला पाया जाता है। वर्धा गोदावरी क्षेत्र ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के भागों में फैला हुआ है। क्लियर हो गया? 2 नंबर सवाल भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखो, प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पर किस प्रकार का कोयला है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे गोंडवाना, तो कौन प्रकार का है? तो गोंडवाना कालीन कोयला का यहाँ प्रकार है। पहला है झरिया, दूसरा है बोकारो, फिर है धनबाद, फिर है गिरिडीह। इन सभी जगह पर क्या है? कोयला का खदान है। ये जो झरिया है ये सबसे पुरानी और बड़ी कोयला खदान है। यहाँ शहर के नीचे आग लगी हुई है, नदी को मोड़ के डाला गया लेकिन आग नहीं बुझी, आज भी आग लगा हुआ है। बोकारो में इस्पात संयंत्र है, धनबाद में इसको हम भारत की कोयला राजधानी कहते हैं, बाकी ये सब जगह भी कोयला का प्रकार है। कोयला के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखते हैं। कोयला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जैविक ईंधन है। पहला चीज ये क्या है? यह क्या है? एक जैविक ईंधन है।
जिसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। तो चलो पढ़ते हैं। एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है सर्वोत्तम है, इसका मतलब है कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। कितनी मात्रा है? तो 80% है। क्यों इसको हम सर्वोत्तम कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से धुआं नहीं निकलता है और ताप जो है अधिक होता है। दूसरा क्या है? बिटुमिनस। इसमें दूसरा प्रकार है, क्यों है? इसमें 60 से 80% कार्बन होता है और इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? औद्योगिक उपयोग में होता है। इसको जब हम जलाते हैं तो धुआं भी निकलता है, थोड़ा सा कम निकलता है और ताप भी निकलता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट। यह निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन 40 से 60% तक होता है। इसको जब जलाया जाता है निम्न होने के कारण धुआं ज्यादा और ताप कम है। अब आते हैं सबसे घटिया प्रकार का पीठ। इसको अगर जलाया जाए तो केवल धुआं ही निकलता है। तो ये क्या है? सबसे घटिया प्रकार है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पेट्रोलियम से बनने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखो, पेट्रोलियम क्या है? एक खनिज तेल है और क्या है? बहुउपयोगी है। यानी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। बहुत ज्यादा उपयोग क्यों है? इससे बहुत ज्यादा वस्तुएं बनती हैं और जो वस्तु बनती है उसका उपयोग होता है घरेलू यानी घर के भी काम में, उद्योग में भी और कृषि में भी, तीनों जगह उपयोग होता है। प्रमुख उत्पाद कौन कौन है? पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, स्नेहक तेल निकलता है, किरोसिन, मोमबत्तियां, कीटनाशक दवाइयां, कृत्रिम रेशा, साबुन, प्लास्टिक, टारपीन, रबर, रंग, नीली, सब किससे निकलता है? पेट्रोलियम से ही निकलता है। सागर सम्राट क्या है? देखो, सागर का सम्राट है तो इसका नाम इसलिए रखा गया है, यह जो है ना एक अत्याधुनिक तेल उत्खनन मंच है। समुद्र पर ही प्लेटफॉर्म है, समुद्र की गहराई पर। कहां पर है? तो मुंबई के पश्चिम उत्तर में। कितनी दूर पर है? 176 किलोमीटर दूर है। कौन सा सागर में? तो अरब सागर में है। क्या काम करता है? तो यहां से क्या होता है, समुद्र की सतह के नीचे जो तेल का कुआं है वहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। ठीक है। और यह जो है भारत की अपतटीय तेल खोज की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्लियर हो गया 6 नंबर भी। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर में चलते हैं। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों के नाम लिखिए। पहला है दिग्बोई, दूसरा है बरौनी, फिर है मुंबई, चौथा है मथुरा। ये 4 जगह है। दिग्बोई यहीं पे तेल शोधक का कारखाना, वहां से तेल निकाला भी जाता है, तो वहीं पे सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ज्यादा तेल निकलने लगा तो उसी तेल को बरौनी, जो कि बिहार में है, यहाँ लाया जाता है। मुंबई हाई में तेल निकलता है तो यहीं पे शोधन हो जाता है। और है मथुरा उत्तर प्रदेश, यहाँ भी एक बड़ी रिफाइनरी बनाई गई है ताकि भारत के सभी क्षेत्रों को समुचित मात्रा में तेल की आपूर्ति हो सके। अब आते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। हमको क्या करना है? जल से बिजली बनाना है। तो जल से बिजली सब जगह बन सकता है? नहीं बन सकता। उसके लिए कुछ आवश्यक भौगोलिक चीजें जरूरी है। पहला चीज, जो भी नदी हो वहां हमेशा जल हो, तब तो हम सालों भर बिजली बना सकते हैं। यानी जो नदी है उसमें सालों भर बिजली जल होना चाहिए। टरबाइन को चलाना है तो जल जो हो वो ऊंचाई से गिरे और उसमें ताकत हो, यानी तीव्र प्रवाह हो और ऊंचाई से गिरे। बांध बनाना होगा तो जो चट्टानी जहां पे बनाएंगे वो जो स्थल हो वो चट्टानी स्थल हो। ऐसा नहीं हो कि हमने बांध बनाया और बांध टूट करके गिर गया। बिजली जब बने तो वहां पर आबादी भी हो ताकि बिजली की तुरंत खपत हो जाए। और इन सभी चीजों के लिए हमको चाहिए पूंजी और तकनीकी साधन, तभी जाकर के बांध बना करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। क्लियर हो गया? नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? बहुउद्देशीय यानी बहुत ज्यादा उद्देश्य, यानी बहुत ज्यादा उपयोग। तो देखो,
नदी घाटी परियोजना से केवल सिंचाई या बिजली ही नहीं बनाया जाता है, और भी उद्देश्य है। कौन कौन उद्देश्य है? सबसे पहले देखो, जल संग्रह करते हैं, तो सबसे बड़ा काम होता है जल का, कि खेतों में हम पानी पहुंचाएं। जल संग्रह करेंगे, ऊंचाई से पानी गिराएंगे तो क्या होगा? जल से विद्युत बनेगा। और जब हम नदियों पर बांध बना देंगे तो क्या होगा? बाढ़ आना बंद हो जाएगा। जल है, नहर निकालेंगे तो जल यातायात होगा, नहर के माध्यम से यातायात की सुविधा होगा। मृदा पानी बाढ़ आने से क्या होता है? मिट्टी का ह्रास होता है, वो भी रुक जाएगा। पानी का जब स्टोरेज होगा तो मछली भी पाला जा सकता है, और लोग घूमने के लिए, पर्यटन एवं सैर सपाटा के लिए आएंगे। क्लियर हो गया 9 नंबर भी। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं के राज्यों के नाम लिखे हैं। हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद, ये 3 जगह है जहां नदी घाटी परियोजना बनाया गया। तो कहता है बताइए, हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है, और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। तुंगभद्रा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर है। ये जो नदी है दोनों राज्यों में बहती है, तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो इसकी सीमा पर है। और नदी का क्या नाम है? तुंगभद्रा। रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे ताप विद्युत भी उत्पादित की जाती है। क्लियर हो गया 10 नंबर। 11 नंबर, ताप शक्ति समाप्य संसाधन माना जाता है, क्यों? चलो देखते हैं। ताप शक्ति यानी जला करके शक्ति निकाली जा रही है, समाप्त यानी समाप्त हो जाएगा। देखो, ये जो ताप शक्ति है, जला करके उत्पादन किया जाता है, तो जलाते हम क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और ये तीनों जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको पुनः मानव नहीं बना सकता है, पृथ्वी बनाएगा, और पृथ्वी जो बनाएगी उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा, और इसका हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। चीजें सीमित है, खर्च ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए ताप शक्ति को समाप्य संसाधन कहा जाता है। क्लियर हो गया 11 नंबर। 12 नंबर, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? उल्लेख करें। देखो, हमको परमाणु से बिजली बनाना है, तो उसी में से बिजली बनेगा, उसी पदार्थ से जिसमें रेडियोधर्मी तत्व रहेगा, क्योंकि इसी से शक्ति निकलता है। तो वैसा कौन सा पदार्थ है? यूरेनियम है, दूसरा थोरियम है, तीसरा इल्मेनाइट, एंटीमनी, ये सब पदार्थ है। यूरेनियम कहाँ पर है? तो झारखंड और राजस्थान में। थोरियम कहाँ है? तो केरल और तटीय क्षेत्रों में रेत के रूप में मिलता है, इसलिए हम लोग इसको संभावित कहते हैं। तीसरा क्या है? इल्मेनाइट, एंटीमनी, ग्रेफाइट, बेनेट, ये सब क्या है? सहायक खनिज है, इसका भी परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? उपयोग होता है। मोनोजाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले समझते हैं मोनोजाइट है क्या। मोनोजाइट एक खनिज है, और खनिज से क्या निकलता है? धातु निकलता है। तो क्या उसमें पाया जाता है? थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पर उत्पादन होगा? ये तो परमाणु ऊर्जा के रूप में उत्पादन होगा। मिलता कहाँ है? तो यह तटीय रेत के रूप में मिलता है, जहां से इसको निकाला जाएगा। प्रमुख राज्य कौन कौन है? जहां समुद्र होगा, प्रमुख राज्य है केरल, सबसे अधिक मात्रा में। उसके बाद है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सौर ऊर्जा की उत्पादन विधि का उल्लेख कीजिए। सौर ऊर्जा बनाते कैसे हैं? देखो, सौर ऊर्जा क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा को स्टोर करे, फिर उससे बिजली दे। तो स्टोर कहाँ होगा? बैटरी में स्टोर होगा। तो देखो, सबसे पहले हमको एक चाहिए बैटरी, उसका नाम रखा गया फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल क्यों कहा जाता है? जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें पढ़ोगे फोटोन, तब समझोगे। अभी सिर्फ इतना ही समझो, एक फोटोवोल्टिक सेल होता है जिसके द्वारा ये सारा काम होता है। जब उस प्लेट पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सेल क्या होता है ना, सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब फिर इस विद्युत ऊर्जा का हम कहाँ उपयोग करते हैं? घरेलू उपकरण में, स्ट्रीट लाइट में, हीटर कूलर सब में उपयोग करते हैं। इसका क्यों उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्वच्छ है, नवीकरणीय और प्रदूषण रहित है। क्लियर हो गया 14 नंबर भी। 15 नंबर, पवन ऊर्जा। भारत के किन किन राज्यों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं? पवन ऊर्जा यानी पवन से ऊर्जा बनाना है, यानी जहां हवा
तेज चलती हो। तो क्लियर है, पवन ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? नियमित हवा हो, हवा हमेशा चलती हो, और खुला मैदान हो। मैदान अगर खुला होगा तो हवा तेज चलेगी। अब वैसा कौन सा राज्य है जहां ये सारा चीज होता है? राजस्थान। तो यहाँ मरुस्थलीय हवाएं चलती है जो काफी तेज चलती है। गुजरात, यहाँ समुद्र से हवा तेज चलती है। महाराष्ट्र, ये सब चीज में तेज हवा चलती है। तो जहां तेज हवा चलेगी वहां पे पवन ऊर्जा की संभावना है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने समाप्त कर लिया, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। क्या है? शक्ति संसाधन का वर्गीकरण कर उपयुक्त उदाहरण भी दे। अभी तक जो हमने देखा लघु उत्तरीय प्रश्न में, हमने कई प्रकार के शक्ति संसाधन को पढ़ा। तो कहता है उसको पहले बांटिए और उदाहरण दीजिए। तो चलो देखते हैं। शक्ति, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्यों ऊर्जा चाहिए? क्योंकि यही मानव जीवन का क्या है? आधार है। हमारा जो आज का आधुनिक सभ्यता है, ये पूरा का पूरा क्या? औद्योगिकरण पर डिपेंड है, और उद्योग को चलाने के लिए हमेशा चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऊर्जा जो है वह विकास की कुंजी है। अगर ऊर्जा रुक जाएगी, जैसे ये बोर्ड अभी बिजली से चल रहा है, अगर ऊर्जा रुक जाएगा तो विकास रुक जाएगा। तो कहता है ये ऊर्जा हमको मिलता कैसे है? तो कहता है इसके विभिन्न प्रकार हैं और कई स्रोत हैं जिन्हें अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलो वर्गीकरण करके देखते हैं। पहला है उपयोग के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, और भी है, अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी इसमें 2 पढ़ते हैं, अगला स्लाइड में और 2 है। उपयोग के आधार पर, पहला जिसको हम हमेशा उपयोग कर सकें, और दूसरा जो समाप्त हो जाए। जिसको हम हमेशा उपयोग कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो, सौर ऊर्जा। सूरज की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, हवा कभी खत्म नहीं होगी, भूतापीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। समापनीय ऊर्जा, जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला एक समय समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ये सब समाप्त हो जाएगा। अब है उपयोगिता के आधार पर, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा, जो सीधे हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर लें, और गौण ऊर्जा जो हम प्राकृतिक स्रोत से बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गौण ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 3, 4, 5 है। तीसरा है स्रोत की स्थिति के आधार पर, यानी वो कैसा है? क्षयशील संसाधन, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कोयला, ये सब कम संख्या में है। और अक्षयशील संसाधन, जो पुनः प्राप्त हो जाए, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर है संरचनात्मक गुण के आधार पर, यानी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ये जिसमें जल है, मतलब जिसमें जीव है, मानव, पशु, इनके मरने के बाद पत्थर से दब गया, उसके बाद कोयला सब का निर्माण हुआ। जल शक्ति, पवन शक्ति और सौर शक्ति, ये सब क्या? अजैविक संसाधन। फिर है समय के आधार पर परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन, इसका हम चर्चा कर चुके हैं। अब है भारत का जो पारंपरिक शक्ति है, पारंपरिक शक्ति मतलब जब से विकास हुआ बिजली बनाने का, तब से, कहता है उसके विभिन्न स्रोतों का विवरण दीजिए। तो पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है जल विद्युत। चलो देखते हैं। कोयला जो है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है सबसे पुराना और व्यापक स्रोत है। बिजली बनाने की शुरुआत जो बड़े पैमाने पे यहीं से शुरू हुई। ऐसा अनुमान किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें जो लगभग भंडार है वो कितना है? 25,530 करोड़ टन है। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, इसमें समझने का चीज नहीं है। पुराने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कोयला मिलता कहाँ कहाँ है, तो गोंडवाना और टर्शियरी कालीन चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? मुख्य रूप से दामोदर सोन महानदी, ये सब जो क्षेत्र है इसमें कोयला मिलता है। कुल उत्पादन कितना हो रहा है? 43 करोड़ टन प्रति वर्ष है। अब आते हैं पेट्रोलियम पे, इसका भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लगभग कितना भंडार है? तो 17 अरब टन है। कहाँ होता है? मुख्यतः इयोसीन और मायोसीन कालीन चट्टानों में होता है। मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? उत्तरी पूर्वी राज्य, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है। फिर गुजरात है, मुंबई है, ये सब जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है यहाँ पे सबका होता है। अब है जल विद्युत, जहाँ पे नदियां होगी और पहाड़ होगा वहां पे जल विद्युत होगा। इसके लिए कई परियोजनाएं बनाई गई है, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, कोसी, हीराकुंड, डिहन, ये सब पे बांध बना करके बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।
चौथा पांचवा क्या है, परमाणु ऊर्जा। अभी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित करके परमाणु ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। जगह कौन सा है वो सब, कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बैठाया गया है, तारापुर, कोटा, कलपक्कम, नरोरा, ककरापर। ये सब क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में भी, कहाँ का परमाणु संयंत्र है। और है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा और विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल क्या है, गोंडवानाकालीन कोयले का भारत में वितरण का विवरण दें। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी था और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी है। तो सबसे पहले समझो, कोयला जो भारत में मिलता है उसको दो प्रकार में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया है गोंडवाना कालीन और दूसरा का नाम रखा गया है टर्शियरी कालीन। हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो मुख्यतः दो रूप से मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कोयला है वो है गोंडवाना कालीन, जो लगभग 96% है, और उत्पादन भी जो लगभग हो रहा है वो 90% इसी का हो रहा है। टर्शियरी कालीन कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है। ये जो कोयला है इसका जो निर्माण हुआ है वो कई करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ है। ये अनुमान है कि वो जो समय है वो कितना है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है। और ये जो चारा चीज है इसको मुख्य रूप से चार प्रमुख वंश प्रभावित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। एक में मान लिया गया है दामोदर घाटी को, दूसरा को सोन घाटी को, तीसरा को महानदी घाटी को, चौथा को गोदावरी घाटी में बांट दिया गया है। अब है वितरण। वितरण भी जिस तरह से इस जहां पर ये मिलेगा उसी हिसाब से वितरण है, वितरण भी समान है। राज्य की बात अगर करेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सभी जगहों में मिलता है। ये सब अलग अलग राज्य है जहां पर ये सारा चीज मिलता है। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। झारखंड, सबसे अधिक कोयला यहीं पे मिलता है झारखंड में, जिसमें जगह है बोकारो, झरिया, रामगढ़, ये सब जगह है। उसके बाद झारखंड के बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ पे नक्सलाइट भी शिकायत हुआ करता था। यहाँ पे सबसे ज्यादा कुल भंडार 30% है। उसके बाद कौन है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे 15% है। फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये सब आता है। ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, इसमें समझने का चीज उतना नहीं है। कौन चीज कहाँ मिलता है इसको याद करना पड़ेगा। अब कहता है कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखें। ये लघु उत्तरीय में भी था, दीर्घ उत्तरीय में भी, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हम बताए हुए ही हैं, वही सी चीज को यहाँ दोबारा लिखा गया है, सिर्फ एक दो लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला गोंडवाना समूह में पाया जाता है, जबकि नीचे का जो दो गो है वो जो लिग्नाइट है वो टर्शियरी कालीन चट्टानों में, और पीड़ जो है दलदली क्षेत्रों में मिलता है। बस इतना ही इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा गया है। भारत में खनिज तेल के वितरण का विवरण कीजिए। चलो ये थोड़ा सा समझने का चीज है, देखते हैं। सबसे ज्यादा अरब कंट्री में है, भारत में कितना है, तो अनुमान किया गया है हमारे पास 17 अरब टन है, और बहुत कम है। विश्व का लगभग क्या है, 1% है, और उत्पाद और हमारी यहाँ जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अब वो होता कहाँ है, सबसे पहले दिग्वोई में मिला था, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य है तो देखो कौन कौन, उत्तरी पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट में ये सब राज्य जहाँ मिलता है। उसके बाद गुजरात के क्षेत्र में खंबात की खाड़ी और गुजरात के मैदान में, फिर मुंबई हाई में मिला, फिर पूर्वी तटीय प्रदेश में। 18 तिल शोधक कारखाने हमारे यहाँ हैं। ये सब याद रखना पड़ेगा, इसको नोट्स में लिख करके याद करो। अब है जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना करें। लघु उत्तरीय में भी है और दीर्घ उत्तरीय में भी है, सेम चीजें वहां एक्सप्लेन किए हुए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, यह अक्षय है यानी कभी समाप्त नहीं होगा। नवीकरणीय है यानी खत्म होता है तो पुनः पूर्ति हो जाती है। बनता कैसे है, तो जो बहता हुआ जल है उसको गतिशील शक्ति से उत्पन्न होती है। तो कैसे होता है, जल को ऊंचाई से गिराते हैं टरबाइन पे, टरबाइन फिर घूमने लगता है, तो जब वो घूमने लगता है तो फिर क्या होता है, विद्युत का निर्माण हो जाता है। अब सवाल है कि इस तरह का चीज होगा कैसे, तो सब जगह नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ भौगोलिक एवं आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बात, जिस नदी पे बांध बनाएंगे वहां वर्ष भर जल होना चाहिए ताकि सालों भर बिजली बनाई जा सके। नदी जो है वो ऊंचाई पर स्थित हो, उसमें ढाल होना चाहिए, ठीक है। क्यों ढाल होना चाहिए, क्योंकि जल का जो वेग है वो तीव्र होना चाहिए।
प्राकृतिक जलप्रपात या झरना का भी होना अनुकूल होता है, तब क्या होता है, गिरावट जो है ना ज्यादा हो जाता है। गिराने के बाद जल को संग्रह भी करना पड़ेगा, तो संग्रह करने के लिए सुविधा होनी चाहिए, यानी मैदानी क्षेत्र भी होना चाहिए। अब सवाल है, ये तो हो गया भौगोलिक, आर्थिक कारक क्या है। बिजली तो बना लिए, तो बिजली की खपत भी होनी चाहिए, यानी जितनी बिजली बनी उसकी खपत भी होना चाहिए। बनाने के लिए तकनीक होना चाहिए जो आधुनिक हो। बांध बनाने में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो पूंजी भी क्या हो, पर्याप्त हो। ये सारा चीज है। तो 6 नंबर भी समाप्त हो गया। अब है 7वां नंबर, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। ये सब नदी घाटी परियोजना है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमको लिखना है। इसमें 4 है, 2-3 आगे है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना। देखो, नदी घाटी परियोजना है, तो ये नदी है सतलज नदी, इस पर ये बनाया गया, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। इसका जो बांध है वो 225 मीटर ऊंचा है, और बिजली बनाने के लिए 4 शक्ति गिरी है, जो 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। और बिजली किसको किसको मिलता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों को मिलता है। तो उत्तर भारत का काम खत्म हो गया। अब आते हैं दामोदर घाटी परियोजना में। उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल में नाम दामोदर नदी बहती है, उस पर बांध बनाया गया। जगह कहाँ कहाँ बनाया गया, तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत बांधों से अलग अलग जगह पे बांध बनाया गया। टोटल विद्युत कितना उत्पादन होता है, 1300। कोसी परियोजना, ये बिहार में है, हनुमान नगर नेपाल में है, वहां पे बनाया गया, और 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पन्न होती है। ज्यादातर हिस्सा नेपाल में इसकी बिजली का खत्म हो जाता है। हीराकुंड, ये किस पे बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है, और यह जो है विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना है, 4,801 मीटर। कितना विद्युत उत्पादन होता है, 2.7 लाख। उसके बाद है रिहंड, ये कहाँ है, सोन नदी पे बना है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है तुंगभद्रा, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। कृष्णा नदी, पानी को बंटवारा लेकर के हमेशा विवाद भी होते रहता है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, 1 लाख किलोमीटर है। अब है भारत के 4 प्रमुख परमाणु विद्युत गिरोहों का नाम लिखकर उसकी विशेषताओं को बताइए। परमाणु ऊर्जा से भी बिजलियां बनाई जा रही है। तो वो जो बिजली बनाई जा रही है, तो 4 है। एक है तारापुर, दूसरा है राणा प्रताप सागर संयंत्र, तीसरा है कलपक्कम, चौथा है नरोरा। अलग अलग जगह पे बनाया गया है। तो सबसे पहले आते हैं तारापुर पे। सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तारापुर में ही बैठाया गया, और वो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला भी है और सबसे बड़ा भी है। तो बिजली के लिए क्या इस्तेमाल होता है यहाँ, तो थोरियम को क्या किया गया है, पहले प्लूटोनियम में बदल दिया जाता है। जब थोरियम को प्लूटोनियम में बदल दिया जाता है, तो उसके बाद विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्षमता लगभग कितना है, 200 मेगावाट का है। उसके बाद आया राणा प्रताप। भारत के एक एक कोना में, हर एक अलग अलग कोना में इसको बनाया गया। ये राजस्थान का एक शहर है कोटा, वहां पर इसको चंबल नदी के किनारे बनाया गया है। तकनीक इसका किसने दिया है, कनाडा ने दिया है। अब आते हैं कलपक्कम परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह से भारतीय प्रयासों से बना हुआ है। कनाडा भारत सब हो गया। अब आते हैं नरोरा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो क्लियर हो गया। अब है ऊर्जा संरक्षण हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए। ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो इसका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा ही विकास की कुंजी है। पहला, मितव्ययता, हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। नवीन ऊर्जा स्रोतों की खोज, हमेशा अलग अलग स्रोत चाहिए, कि अगर एक स्रोत खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्रोत हमारे पास है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास, जैसे सौर ऊर्जा, ये सबको हमको विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कि अगर कोई एक देश ने नई तकनीक को खोज लिया तो उसको हमेशा दूसरे देश के साथ सहयोग करके बताना चाहिए। और जागरूकता फैलाना चाहिए कि हमें ऊर्जा का किस तरह से उपयोग किया जाए। इन सभी चीजों को लिख लो, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब समाप्त हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।